शांत प्रकाश जाटव जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ योगेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है योगेंद्र जी। और पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पूजा जी आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शांत प्रकाश जाटव जी आपके साथ ही करते हैं। क्या लगता है कि पीएम मोदी की रैली क्या वो माहौल बना पाई है जो वाकई भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त जरूरत है, या फिर वो बनाने की कोशिश कर रही है? शांत। देखिए, जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में प्रतिदिन 4-5 रैलियां कर रहे हैं, जनता को जो अपने काम अब तक किए उसका प्रचार और आने वाले समय में हमने क्या करना है, इन सब विषयों पर चर्चा जब तक समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग रैलियों के माध्यम से मौजूद नहीं होंगे, उनके सामने रूबरू बात नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि जनता को इस चीज का इल्म होगा कि हाँ भाई उनके लिए क्या किया जा रहा है। इनफैक्ट क्या है, जिन लोगों को लाभ मिला वो तो है, मगर आगे आने वाले उन लोगों को जिनको अभी तक लाभ नहीं मिल पाया, वह लोग भी उत्साहित हैं कि जिस तरीके से लोगों को मकान मिल गए, जिन लोगों को जो है शौचालय की व्यवस्था हो गई और भी तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो सरकार ने दी हैं, तो उनको ये आश्वासन, उनको ये है कि आगामी जो सरकार है जब दोबारा तीसरी बार फिर बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में, तो उनकी भी ये जरूरतें जो हैं वो पूरी हो पाएंगी। और जिस तरीके से उन्होंने, मोदी जी ने 100% लाभ जनता को उनके घर तक पहुंचाया है, उस चीज को देख करके जनता में एक उत्साह भी है। सही मायने में सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि जिस तरीके से मुफ्त अनाज परिवारों को मिल रहा है वो उनके लिए लेकिन ये सब चीजें नहीं कहा जा रहा ना। ये तो जो उपलब्धियों की बात आप कर रहे हैं शांत जी, ये तो नहीं कही जा रही ना। ये तो बात प्रधानमंत्री के जरिए नहीं कही जा रही। वहाँ पे क्या कहा जा रहा है? पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने हिंदू मुसलमान को लड़ाकर सेकुलरिज्म का जो चोला पहना था वो अब उत्तर प्रदेश अब वो में उतर चुका है, पूरे देश में उतर चुका है। कांग्रेस सांप्रदायिक है और उसने 7 दशकों तक देश को सांप्रदायिक आग में झोंक दिया है। शहजादे जिसको कह के वो संबोधित कर रहे हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर आपकी 10 सालों की इतनी उपलब्धियां हैं तो आनी चाहिए ना रैलियों में, जनसभाओं में। आप बाकी की तमाम बातें कर रहे हैं, उपलब्धियां नहीं बता पा रहे हैं। आप तो कह के आए थे कि देखिए हम तो रिपोर्ट कार्ड देंगे। कहाँ है वो रिपोर्ट कार्ड? किसको दिया जा रहा है? नहीं, आप देखिए, अगर आप किसी रैली को पूरा देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन सब बातों पर चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से राहुल गांधी जी या यूं समझे कि इंडी अलायंस के लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं, झूठे आश्वासन दे रहे हैं, उन चीजों को भी स्पष्ट करना। नहीं, झूठे आश्वासन ये कैसे कह सकती है बीजेपी? हाँ, ये झूठे आश्वासन कैसे कह सकती है बीजेपी? देखिए, ये हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा की थी। 15 महीने हो चुके, 15 रुपए नहीं दिए अभी तक। 1 लाख नौकरियों का वायदा किया था। सुखविंदर सुक्खू जी ने साफ मना कर दिया कि मेरे पास में नहीं है, ये सिर्फ चुनावी शगुफा था। तो इस तरीके की जो बातें हैं, झूठे वायदे जो इन्होंने किए, इन सब चीजों को अब इन्होंने ये मैनिफेस्टो में लिख दिया, महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे। पैसा लाओगे कहाँ से? 1-1 लाख रुपए दे दोगे, जनता को क्या समझ रहे हो? वो बेवकूफ है। नहीं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा था, उनको भी तो कहा जा रहा था कि बिजली मुफ्त कैसे दे सकते हैं, पानी मुफ्त कैसे दे सकते हैं। मुझे बता दो दिल्ली में किसको बिजली मुफ्त मिल रही है? 200 यूनिट तक तो कहीं कोई मुफ्त नहीं है बिजली। बिजली के बिल इतने बड़े बढ़ चढ़ करके आ रहे हैं, पूरी दिल्ली में आप सर्वे करें आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं चलाने वाले लोगों की बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि 2 वक्त की रोटी खा के अपना जीवन यापन करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, 200 यूनिट तक मुफ्त है बिजली। मैं वही बात कह रहा हूँ कि दिल्ली में जिस तरीके का वायदा अरविंद केजरीवाल जी ने करा, हम
80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। हमने जिन लोगों के पास में गैस नहीं थी उन लोगों तक गैस के सिलेंडर पहुंचाए। पहले क्या था, ये 6 सिलेंडर मिलेंगे साल में या 8 सिलेंडर मिलेंगे, इस प्रकार की घोषणा होती थी। और जो गरीब वर्ग है वो एक छोटा सा सिलेंडर होता था 3 किलो का, 100 रुपए किलो के हिसाब से भरवाया करता था, यानी एक सिलेंडर उसको 1500 रुपए में पड़ता था। आज उन बहनों को सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाया और 800 साढ़े 800 रुपए में वो उसको रिफिल कराती है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, टेलीफोन किया घर पर ही रिफिल हुआ सिलेंडर आ जाता है। ठीक है, चलिए मैं योगेंद्र जी का रुख कर लेती हूँ। योगेंद्र जी, ये तो सीधे सीधे आरोप लग रहे, कनेक्ट हो गया फोन, एक बार फिर से हम जोड़ते हैं। लेकिन शांत जी, सवाल इस बात को लेकर भी है सर, जो हालात और जो स्थितियां हैं, देखिए सीधे सीधे विपक्ष भी अभी आरोप लगा रहा है कि आप बात राम मंदिर की कर रहे हैं, आप तुष्टिकरण की कर रहे हैं, आप सेकुलरिज्म की कर रहे हैं, लेकिन बात उनकी करिए ना कि हमने कितने रोजगार देने की बात आपको की थी, कितने हमने रोजगार दिए। अगर आप कहते कि आत्मनिर्भर बनाया, तो आत्मनिर्भर बनाना रोजगार देना नहीं होता है। नौकरियां कितनी दी आपने, ये बताइए, और कितने का वादा करके आप आए थे? आप एक चीज देखें, देश के अंदर आपको सड़कें बनी वो दिखाई दे रही हैं, वो आसमान से तो तकते नहीं आई, उन्होंने तो आसमानी नहीं बनाया, सड़कों का निर्माण तो आदमी ने ही किया ना। शांत प्रकाश जी, शहरों पे कार्य कर रहे हैं, गांव कभी ग्रामीण क्षेत्र में जाइए तो सही, आपको पता चले गाड़ियां चल नहीं पाती है। अगर इंसान गिर जाए बाइक से तो उसको कितनी चोटें हैं कोई अंदाजा नहीं है, सड़कें इस कदर नहीं है। लीजिए, कह रहे हैं सड़कें हैं नहीं, आप कह रहे हैं सड़कें बना दी हमने। नहीं, आप मुझे बताएं बनाई कि नहीं बनाई? आप कहीं भी तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? 10 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नितिन गडकरी ने अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन दो राय नहीं है तो क्या उन्होंने जो काम करा उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई आसमान से लोगों ने आकर के जो है ना उसको निर्मित किया क्या? तो आप कहना क्या चाहते हैं कि हम जो है रोड बना देंगे, राम मंदिर बन जाएगा तो हम नौकरियां नहीं देंगे, महंगाई कम नहीं करेंगे, बेरोजगारी नहीं घटाएंगे, हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर हमने 3 कार्य कर दिया तो हम बाकी के जो है 7 कार्य नहीं करेंगे? साफ साफ बताइए ना कि आप क्या साफ कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? आप इतनी देर से जब बात किए तब आपने कार्य नहीं गिनाए। या फिर जब आप मुझे आप इस चीज कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने 4 सेवकों को जो मारा था उस पर कार्रवाई नहीं हुई, कहा था कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, गोधरा कांड ही देख लीजिए, गोधरा कांड पे भी जो है कार्रवाई हुई, उसका रिजल्ट आया, परिणाम आया। मुझे ये बताएं मुलायम सिंह यादव जी, आप समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है और समाजवादी की प्रवक्ता की हैसियत से ये बताएं कि उन्होंने राम सेवकों को क्यों मारा था? दोनों पुरानी बातें हैं, गोधरा कांड पुरानी बात करेंगे आप, कुछ नहीं कर सकते। मुझे ये गलत बात है, पुरानी बात क्या होती है? पुरानी बात क्या होती है? आप गोधरा की बात करते हैं तो वो पुरानी नहीं होती। गोली चलाई थी वो बताते ऑफिसर की मैंने ऑर्डर दिया हुआ था, जो वहाँ पे ऑफिसर उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था। राम मंदिर के किसी भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न्योता देने के बावजूद नहीं आया, बल्कि आपने उसका विरोध किया। आपके नेता जो है वो हिंदू धर्म को हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहे, आपने उसका विरोध कभी नहीं किया। देखिए, अगर आपके नेता जो है, आपके पदाधिकारी, उन्होंने राम का अपमान किया, उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया। आपने एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं बोला कि आप जो है चारों शंकराचार्य हिंदू का, जो हमारे हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य हैं, आप कह रहे हैं कि वो नहीं गए तो वो भी अपमान कर रहे हैं हिंदू धर्म का। आप मुझे अपनी पार्टी की बात कहें, उनको तो देखेंगे उसके बारे में, तो वो बात की बात है। आप मुझे अपनी पार्टी के बारे में बताएं कि आपकी पार्टी जो है वो राम सेवकों को मारेंगे और मारेंगे, ये बात कह रहे हैं। और फिर ये बात राहुल गांधी जी ने साफ कहा कि हम सरकार में आएंगे तो एक सुपर कमीशन बनाएंगे और उसके बाद में जो हमने घोषणा की, जो है ना राम मंदिर का जो निर्णय आया उस निर्णय को हम पलट देंगे। कांग्रेस से निकल चुका है, आप उसके साथ में है, क्या क्या करके जो है ना देश की जनता के बीच में जा रहे हैं। कौन से फैसले पलट देंगे योगेंद्र जी? कौन से फैसले पलट देंगे सर? देशवासियों को अपमानित सरकार में आएंगे, हिंदू धर्म बता रहे हैं, डरा रहे लोगों को। पूजा जी आ रही है एक सेकेंड, जिस बात का जिक्र अभी शांति जी कर रहे हैं, कौन कौन से फैसले आप लोग बदल देंगे, पलट देंगे?
योगेंद्र जी, हम तो वो काम करेंगे जो हाँ। बीजेपी 10 सालों से करती नहीं आई है। महंगाई आज चरम पे है, महंगाई को कम करना, बेरोजगारी, किसान, एमएसपी और जो मूलभूत आवश्यकता है जनता के लिए, जो जनता परेशान हो रही है 10 साल से, नहीं जिसका जिक्र अभी शांत जी कर रहे थे, उन सारे शांत प्रकाश जी, करेंगे जिससे जनता को नहीं जिसका जिक्र अभी किया जा रहा था शांत प्रकाश जी कर रहे थे, उसका जिक्र करिए ना। देखिए, ये तो ऐसे बेबुनियादी मुद्दे लाते हैं, मुद्दों से भटकाने का काम बीजेपी। राहुल गांधी जी ने कहा, हम तो थोड़ी कही कुछ। आप बताए ना, बचकानी बात करते हैं क्या राहुल गांधी? आप बता दीजिए। आप राहुल गांधी बचकानी बात करते हैं क्या? जो जिसको आप गिना सके, अर्थ भी नहीं है। नहीं तो राहुल गांधी बेबुनियाद मुद्दे उठाते हैं क्या? बोला ये बात तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी क्या बोले? राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं जैसे ही प्रधानमंत्री बनूंगा मैं सीए खत्म कर दूंगा। सीए जो है वो अल्पसंख्यक जो समाज के जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जो दूसरे मुल्कों में हमारे वहां से यहाँ करके शरणार्थी के रूप में कई वर्षों से इंतजार में थे, उनको यहाँ पर नागरिकता मिल रही है। आप उसको पलट देंगे? देखिए, क्या चाहते हैं आप? कानून 1900 आप धारा 370 जिसके बाद में आज कश्मीर में बहुत शांति है, आप उसको बदल देंगे? आप दोबारा बच्चों के हाथ में पत्थर देना चाहते हैं तो आप उसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए उसको बदल देंगे? राहुल गांधी जी ने कहा सबसे पहले मैं जो है ना धारा 370 को बदल दूंगा। जनता महंगाई तो ये आखिर बदल करके क्या चाहते हैं कि देश में अराजकता है? और सीए की आप पत्रकारों के पास बैठते हैं और राहुल गांधी जी सबसे पहले उसकी जाति पूछते हैं, क्या फायदा और है? वो अगर प्रश्न पूछ ले तो महंगाई तो कहते हैं कि ये भाजपा का है। जो युवा है वो रोजगार राहुल गांधी जी आखिर चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, ये तो बताओ ना आप मुझे। आप महंगाई खत्म कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, बात कर रहे हैं। 2004 में हमने 32 रुपए लीटर पेट्रोल छोड़ा था, आपने 85 रुपए पे लीटर जो है ना पेट्रोल हमको जो है ना 2014 में पहुंचा दिया। एक समय आप बोल रहे थे तो आप जो है ना क्या इसे महंगाई कम करना कहते हैं क्या? प्रधानमंत्री वो क्या बोल रहे थे? रुपया कितना गिर गया? जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं आपके राहुल गांधी जी नहीं ठीक है, तमाम बातचीत यहाँ पर हो रही थी, लेकिन मैं भूपेंद्र जी का रुख करूं और शांत कुमार जी के पास जाऊं। उससे पहले योगेंद्र जी, सवाल इस बात को लेकर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो खटाखट महंगाई को दूर कर देंगे। सर कैसे खटाखट महंगाई दूर हो जाएगी? थोड़ा समझा दीजिए जनता को। जनता भी जानना चाहती है कि कांग्रेस को अगर सत्ता में लेके आएंगे तो कैसे महंगाई दूर कर देंगे आप? देखिए, 2014 में अच्छे दिन के वादे करके मोदी जी आए थे। 10 सालों में अपनी बात करिए ना सर, सारे बुरे आप कैसे दूर करेंगे? जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं महंगाई कम करने की बात, तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है, महंगाई में राहत होगी। जो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और अतिरिक्त जो भार लगा उसको कम करेंगे। बेरोजगारी जो बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार उत्पन्न करने के लिए कार्य करेंगे। किसानों के लिए जो एमएसपी का कानून 10 सालों से लटका हुआ है, आते ही सब कर देंगे। 2022 में आए दुगनी की बात करेंगे। मैं तो ये समझना चाह रही हूँ, नहीं योगेंद्र जी, मैं तो ये समझना चाह रही हूँ, राहुल गांधी के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि आते ही वो ऐसा करके घुमाएंगे और एकदम से महंगाई जो है दूर हो जाएगी? मतलब मैं तो ये समझना चाह रही हूँ, खटाखट कैसे महंगाई दूर हो जाएगी? या बैंक अकाउंट में जो भेजने की बात कर रहे हैं उससे महंगाई दूर हो जाएगी? तो सरकार की जो कैबिनेट होती है वो आर्थिक आधार पर फैसले लेती है। तो क्या आपको लग रहा है कि अभी आर्थिक आधार पर फैसले नहीं लिए जा रहे? आपको लग रहा है अभी फैसले लिए ही नहीं जा रहे आर्थिक आधार पे? मुझे बताइए, अगर 10 सालों में आर्थिक आधार पर अच्छे फैसले लिए जाते, कोरोना काल से देश ऐसे उभर गया, निरंतर महंगाई क्यों बढ़ती गई अगर फैसले लिए जाते थे? आप बताइए ना। क्यों पेट्रोल डीजल 100 के पार चला गया? क्यों रुपया कमजोर हो रहा है? क्यों किसान? एक बात मुझे बताइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात है, जवानों को परेशान कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात है, उसके बाद देश में जो स्थिति है, इसके साथ साथ कोरोना काल जो कि अब तक देश ने अभी तक की स्थिति में नहीं देखा था, वो कोरोना काल भी देश ने उन 10 सालों में देखा, उससे भी देश उभरा। तो क्या आपको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, आप लोगों की सरकार होती, तो और बेहतर स्थिति होती? नहीं लगता आपको कि बीजेपी की सरकार ने बहुत अच्छे से निपटा उन तमाम चीजों से? बिल्कुल बेहतर स्थिति होती है। कोरोना तो अब आया है, 14 से 19 तक इनकी सरकार थी, क्या फैसले लिए इन्होंने? जनता ने इनको 10 साल दिए हैं, और कोरोना में भी इनका जो मैनेजमेंट था वो पूरी तरह विफल था। अब ढांचे के तहत कोरोना के बाद तो फिर सरकार बना ली ना इन्होंने, 19 में फिर सरकार बनाई थी।
सरकार जो सांप्रदायिकता का जहर इनके द्वारा खोला गया, जो झूठे वायदे दिखाए गए 14 में दिखाए गए, 19 में दिखाए गए, इस बार 24 में वो सारी बातें नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं 2019 का वोटिंग प्रतिशत और 2024 का वोटिंग प्रतिशत। अब इनकी बातों पर जनता ध्यान नहीं दे रही है, जनता परेशान है 10 साल से इनके झूठे वायदे। ठीक है शांत प्रकाश जी, सवाल इस बात को लेकर देखिए, भले ही सरकार ना बना पा रहे हो, भले ही वो स्थिति भी ना हो कांग्रेस की कि एक विपक्ष में बैठने लायक स्थिति हो, विपक्ष के नेता लायक स्थिति हो इन 2 बार की चुनावों में, लेकिन फिर भी कह रहे कि इस बार हम सरकार बनाएंगे और कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो वो तमाम वादों को भी पूरा करेंगे जो फिलहाल मोदी सरकार नहीं कर रही है। देखिए, इन सब बातों से पहले एक बात और कही थी इन्होंने, पेट्रोल के दाम को लेकर के कंट्रोल करने की बात। इन्होंने जहां से हमारा पेट्रोल विदेशों से आता है वहां पर ऑयल बॉन्ड, पेट्रोलियम बॉन्ड जो है वो इशू किए, उनको पैसा नहीं दिया, भुगतान नहीं किया, और इतना बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट था 1.5 लाख करोड़ रुपया, जो पैसा हमारी यूपीए सरकार ने आकर के वो चुकाया, क्योंकि वो तो सारा का सारा उधार में ये पेट्रोल दे रहे थे। जो आज बात कर रहे हैं ना पेट्रोल के बारे में कि पेट्रोल के दामों पर ये बढ़ रहे हैं और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इन्होंने तो सारा माल उधार दिया था। और उस वक्त में राफेल जब लेने परचेज करने की बात कही तो रक्षा मंत्री ने साफ मना कर दिया कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। हालत इन्होंने ये कर दी थी और आज दुहाई दे रहे हैं कि हम बेहतर शासन देंगे। आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है अभी 35-40 कुछ सीटें हैं इनके पास में, मैं कह रहा हूँ कि डबल डिजिट में ये कांग्रेस जीएसटी के दायरे में ले आइए ना पेट्रोल डीजल को, क्यों नहीं लेके आते आप लोग? क्या चीज? जीएसटी के दायरे में ले आइए। वो सब चीजें लाई जाएंगी, ऐसे थोड़ी आपके और मेरे कहने से लाई जाएंगी। पूरा एक सिस्टम होता है, उस तरीके से देश चलाया जाता है। वो सब मंत्रालय वो बैठे हुए हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी सर। जीएसटी, क्या आप एक बात बताएं, सुने, वो पैसा किसी प्रधानमंत्री जी की जेब में जा रहा है? वो हर चीज की जरूरत जिस वक्त में होगी तब होगा पूरा। मगर आप ये देखें कि जो भारत ने पेट्रोल जो है ना उधार में नहीं लिया है, बल्कि जिन मुल्कों से लिया है उन मुल्कों को और ज्यादा कि हमारे पर लोड कम हो तो हमने भारत में जो एथेनॉल जो है उसका उत्पादन करके पेट्रोल में बराबर मिक्स करना शुरू किया ताकि हमारा पेट्रोल जो बाहर से आयात होता है उसमें कमी आए। तो आज हम उसको सॉल्वेंट को मिक्स करके जो है ना अपने ऊपर की निर्भरता बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो वही पेट्रोल और डीजल की बात, ठीक है, मैं आती हूँ। जिससे कि देश में बनी हुई चीजों का लाभ भी हो, जो चीजें हमारी फेंक दी या जला दी जाती है, बेकार कर दी जाती है, उसका सदुपयोग भी हो। तो ये सरकार सब तरीके से जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें तमाम मुख्यमंत्री आए थे सर। जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक भी मुख्यमंत्री इससे बात से सहमत नहीं थे कि जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल को लाया जाए, क्योंकि इससे राज्यों को भी हानि होगी और फिर दिक्कतें उनके लिए बढ़ेगी। लेकिन मुख्यमंत्री कोई राजी नहीं थे, आपकी पार्टी के भी, भारतीय जनता पार्टी के भी किसी मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल को आना चाहिए। तो फिर इस तरह की बात करना ये मुझे लगता है बेमानी होगी। जब हम पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं तो उस और कदम उठाने की जरूरत है। जाहिर तौर पे आपके और मेरे कहने से चीजें नहीं चलेगी सर, आपके और मेरे कहने से चीजें नहीं चलेगी। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके हमारी सरकार और तमाम तरीके के विकल्प निकाल रही है। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू कर दिए, हमने जो है ना बैटरी व्हीकल शुरू कर दिए, तो ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन व्हीकल शुरू कर दिए। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना किसी चीज का समाधान नहीं निकाला जाएगा, निकलेगा। मुश्किल से 2-2-2.5 हजार व्हीकल हुआ करते थे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना कांग्रेस के टाइम में। आज के टाइम में हमारे पास में 8 लाख से ज्यादा व्हीकल है और वो लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। ठीक है, भूपेंद्र कुमार जी, 92%, एक और मेरी बात सुने, 92% मोबाइल फोन हम विदेशों से आयात करते थे, आज हम 92% उत्पादन करके और बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, ये एक जो विजन जिसको कहते हैं कि न्यू इंडिया का जिक्र जो प्रधानमंत्री का विजन जो है, और तमाम चीजों में हम प्रोडक्शन में जो है ना लगातार बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए,
भूपेंद्र कुमार जी, सर पूर्वांचल का खास तौर पे हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि देखिए पूर्वांचल में 4 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। पूर्वांचल के ऐसे कौन से 4 मुद्दे बेहद अहम है जिसका बहुत ज्यादा असर आपको लगता है कि इन चुनावों में पड़ेगा, खासतौर पे पूर्वांचल में? देखिए, मोदी जी जो चुनाव की कैंपेनिंग करते हैं या जो विमर्श निकालते हैं अपनी खुद की, बीजेपी की, योगेंद्र जी क्या लगता है कि उस नैरेटिव को, उस छवि को तोड़ना कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं है? क्या लगता है कि सत्ता में आने से पहले इन्होंने काफी बातें की थी राजस्थान 49 जीत रहे हैं एक छोड़ के, और ये कह रहे हैं कि 80 जीत रहे हैं। लेकिन जो कैंपेनिंग देख रहे हैं अपन, जब हमारे संवाददाता जाते हैं, जब कवरेज करते हैं या जनता से आवाज लेते हैं, जब उनसे ओपिनियन लेते हैं, तो मैंने खुद देखा है कि 10 में से 9 लोग 8 लोग ये कह रहे हैं कि वो कैंडिडेट का अगर अब देखिए, लेकिन टेस्टिबिलिटी तो होनी चाहिए ना। व्यक्ति की जो डिलीवरी हो रही है वो मतदाता उसको हम आर्थिक स्थिति बन चुके हैं और आने वाले टाइम में हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। सरकार काम नहीं कर रही या बेहतर काम नहीं कर पा रही, लेकिन जनता को ये लगने लगता है कि नहीं, दूसरे लोगों को मौका देना है। क्या लगता है कि इस वक्त, क्योंकि 10 साल तो होनी चाहिए ना। व्यक्ति की जो डिलीवरी हो रही है वो मतदाता उसको किस पर टेस्ट कर रहा है। बात यहाँ ये है। और दूसरी बात, ठीक है, मैं आती हूँ शांत प्रकाश जी, सवाल इस बात को लेकर भी है। देखिए, कभी भी कोई भी सरकार रहती है, वो कंटिन्यू रहती है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी रहता है, क्योंकि एक ये भी रहता है जनता की जनता ऊब चुकी है इस सरकार से, ऊबने वाला फैक्टर है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मौजूदा सरकार काम नहीं कर रही या बेहतर काम नहीं कर पा रही, लेकिन जनता को ये लगने लगता है कि नहीं, दूसरे लोगों को मौका देना है। क्या लगता है कि इस वक्त, क्योंकि 10 साल तो हो गए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी यहाँ पर हो सकता है, जो जनता ये सोचे कि नहीं, अब मौका किसी और को देना है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की बात बिल्कुल आपने ठीक कही है, मगर एंटी इनकम्बेंसी लागू की सूरत में होती है। लागू तब होती है जब सरकार काम ना कर रही हो और जनता जो है वो ये महसूस करे कि कुछ काम नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बदल देना। अभी जनता को ये मालूम है कि तमाम काम अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो अभी पिछले 10 वर्ष में लगातार काम हो रहे हैं, परिणाम मिल रहे हैं, और आने वाले समय में इनको समय और दिया जाने की आवश्यकता है। अगर वो नहीं दिया समय तो इस देश का जो विकास जो चल रहा है वो रुक जाएगा। और यही कारण है कि हमने 2047 का जो विजन जो दिया है वो जनता के सामने ये ध्यान में रख करके कि हम लगातार अनवरत काम कर रहे हैं और हम इससे बेहतर काम करते हुए, क्योंकि पहले हम जिस स्थिति में थे आज 5वें नंबर की हम आर्थिक स्थिति बन चुके हैं और आने वाले टाइम में हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे और 2047 का जो विजन है वो दुनिया में हम उसमें अव्वल होंगे। इस तरीके का एक जो विजन है वो एंटी इनकम्बेंसी तो आने ही नहीं दे रहा कहीं पर भी दिमाग में। और दूसरा, जिस तरीके से काम लगातार अनवरत मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, पूरे दुनिया में परचम जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तमाम युद्ध के समय में भी जिस गर्व के साथ में हमारे नागरिक जो है वहां से निकल करके आए और हमारा झंडा पकड़ के दूसरे मुल्कों के भी, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लोगों के बच्चों ने भी हमारा झंडा पकड़ करके तो वो बाहर निकल करके आए युद्ध क्षेत्र से, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गर्व और गौरव की बात है। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी जी और विदेश मंत्रालय सिर्फ टेलीफोन पर अपनी बातों को विदेश से मनवा रहे हैं, ये भारत की एक विदेश नीति के ऊपर बहुत अच्छा हमारा काम है और प्रभाव है। इस प्रकार का विजन लेकर के एक बहुत बेहतरीन तरीके से आज हम देश को चलते हुए देख रहे हैं और देश का हम जिस तरीके से रुतबा और रुआब जो है, देखिए हम किसी के डराने से डरते नहीं है। अभी कांग्रेस के हमारे नेता जो है मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास में बम है, तो हमने ये जो बम जो रख रखा वो काहे के लिए रख रखा है? तो
आप उन्हें हमारे नागरिकों को डरा रहे कि उनके पास बम है। ये वो मुल्क है पाकिस्तान, ये वो मुल्क है जो भारत का जो नकली नोट बना करके वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया हुआ था। हमने जिस तरीके से नोटबंदी करके उसकी कमर तोड़ दी, आज वहां पर भीख मांगने की स्थिति है। 400 रुपए किलो आटा बिक रहा है वहां पर, महंगाई है। अगर किसी को देखनी हो तो वहां जा करके देखें कि क्या हालत है। तो सही मायने में आज मोदी जी और उनका पूरा जो है जो विजन है वो इस देश के नागरिकों के लिए बहुत खूबसूरत विजन तैयार कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि यूथ बहुत खुश है, उनको अच्छी नौकरियां मिल रही हैं। मेरे बच्चे 2014 में नौकरियां नहीं करते थे, आज ईश्वर की कृपा से और वे देश के अंदर जो व्यवस्था है उसकी वजह से बहुत अच्छे पैकेजेस में जो है ना नौकरियां कर रहे हैं। तो अगर आप में काम करने की क्षमता है तो आपके लिए सब जगह नौकरियां उपलब्ध हैं। ये तो 1952 से महंगाई और बेरोजगारी का रोना चलता रहा, आगे भी चलता रहेगा। उस लायक नहीं, इसी तरीके से नौकरी करने के लायक नहीं रहेंगे। ठीक है योगेंद्र जी, देखिए जो लोग लायक है वो तो नौकरी कर रहे हैं, जो लायक नहीं है वो बेरोजगार बैठे हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं बीजेपी के साथ कि ये नोटबंदी की अभी बात जिक्र कर रहे थे, तो नोटबंदी में कितना काला धन आया, कितना सफेद धन हुआ, उसके आंकड़े कभी भी भारत सरकार के किसी विभाग में जारी किए क्या? नोटबंदी में सिर्फ भारत की जनता, गरीब आदमी मारा गया, गरीब आदमी को परेशानी हुई, अर्थव्यवस्था गिरा। और आप बात कर रहे हैं रोजगार की, तो 2 करोड़ जो रोजगार थे वो बताइए ना आप किस पैकेज में आप लेके जाएंगे, किसमें क्या करेंगे? सरकारी आंकड़े आप बता दीजिए कितने युवाओं को हमने रोजगार दिया। आपने तो जवानों के लिए अग्निवीर लाके उस रोजगार को भी खत्म कर दिया। कौन से रोजगार की आप बात कर रहे हैं? महंगाई के मुद्दे पर आप बोल नहीं पाते हैं। आप हमेशा पाकिस्तान की महंगाई को लेकर कर रहे हैं, वो पड़ोसी मुल्क है, उसका कुछ भी हो, लेकिन भारत में क्या हो रहा है? भारत की जनता देश के सरकार को चुन रही, न कि पाकिस्तान के पाकिस्तान के बारे में आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पाकिस्तान से तो आपके लिए वोट मांगा जा रहा है। जीएसटी से फायदा क्या मिला? नोटबंदी से फायदा क्या हुआ? काले धन का आपने क्या किया? इसका आप जवाब नहीं देते। जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की महंगाई यहाँ काम नहीं आएगी। हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स ये पूछेगा कि हिंदुस्तान में महंगाई कम हुई या नहीं हुई, हिंदुस्तान के जवानों को रोजगार मिला नहीं मिला, हिंदुस्तान का अन्न उगाने वाला किसान कितना सक्षम हुआ, क्या उसको अन्न के दाम मिल रहे हैं, क्या उसकी आय दुगनी हो रही है? इसका जवाब बीजेपी नहीं दे पाती। यही बीजेपी की कथनी और कही। ठीक है भूपेंद्र जी, इससे पहले हमने देखा कि देखिए 2 चरणों के जो चुनाव हुए थे काफी सुस्त वोटिंग थी रहेगा और ये आगे जाके और जाएगा।